Assalamu alaikum. So in this video we will discuss first chapter of our respiration series. आप लोग कोई भी respiration की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी. You can watch any video. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन होती क्या है. तो हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाना होता है, और जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये उसको बाहर निकालती है. तो इसमें हम वन बाय वन स्टेप देखेंगे. सबसे पहले होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन. इसमें क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हो या आपके लंग्स में जो गैस होगी उसको एक्सहेल करते हो. तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज इंक्लूडेड इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन. इसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन. जब एक बारी लंग्स में हवा पहुंच गई, अब उसने डिफ्यूज होना है, ऑक्सीजन ने डिफ्यूज होना है और कार्बन डाइऑक्साइड ने डिफ्यूज होना है. अब ये एल्वियोलाई हमारे पास फॉर एग्जांपल है. एल्वियोलाई के आसपास होती है कैपिलरीज. अब इसने डिफ्यूज होके हमारे पास ब्लड में आना है ऑक्सीजन ने, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ने डिफ्यूज होके एल्वियोलाई में आना है ताकि ये बॉडी से एक्सहेल होके निकल जाए, और कार्बन जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में है ताकि ये हम. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की हमारे पास टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स ताकि वो एक्सहेल हो जाए. उसके अलावा जो हमारे पास इसमें इंक्लूडेड होता है वो रेगुलेशन होती है. तो रेगुलेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. तो हमारे पास इसमें हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस किस तरह हमारी वेंटिलेशन को, हमारी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं. तो इस पैराग्राफ में जस्ट इनिशियली उन्होंने ये बताया हुआ है. चलिए अब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 था, जिसमें हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट दो वेज में हो सकते हैं. यानी दो मैकेनिज्म्स है जो इनको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. पहला डायाफ्राम, और जो दूसरा होता है वो रिब्स के थ्रू. डायाफ्राम के थ्रू किस तरह होते हैं कि हमारा डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करता है. तो यानी इंस्पायरेशन में हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, और जब हमारा डायाफ्राम रिलैक्स स्टेट में होता है तो वो इस तरह डूम शेप्ड हो जाता है. तो यानी ये जब इस तरह होगा तो थोरेक्स में हमारे पास स्पेस कम हो जाएगी, तो ये एक्सपायरेशन में काम आएगा. इसके बाद आ जाते हैं रिब केज पे. तो रिब केज जो हमारा होता है उसकी एलिवेशन और डिप्रेशन डिपेंड करता है कि वो चेस्ट कैविटी को ज्यादा करेगी कि कम. जब हमारा रिब केज एलिवेट होता है तो एज अ रिजल्ट हमारा जो थोरेक्स होता है, हमारा जो थोरेक्स होता है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर इंक्रीज करता है. तो यानी अगर हमारा रिब केज एलिवेट हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, ये हमें रिक्वायर होता है इंस्पायरेशन में. इसलिए जब इंस्पायरेशन होती है तो हमारे रिब केज की एलिवेशन होती है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो हमारे रिब केज की ऑब्वियसली ऑपोजिट चीज होगी कि डिप्रेशन होगा. अब हम बात करते हैं नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की. यानी आप बैठे हुए हैं, आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं. तो इस ब्रीदिंग में ना हमने अभी दो मैकेनिज्म ऊपर पढ़े हैं कि एक डायाफ्राम के थ्रू, एक रिब्स के थ्रू. नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ मेनली डायाफ्राम के थ्रू ही एक्टिवेटेड होता है. तो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ये थोड़ा डाउनवर्ड मूव करता है, ये फ्लैट हो जाता है डायाफ्राम, एज अ रिजल्ट इंस्पायरेशन होती है. और जब हमारा डायाफ्राम रिलैक्स होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास होती है एक्सपायरेशन, क्योंकि वो डूम शेप का हो जाता है. ये डायाफ्राम पे फोर्स लगाएगा लंग्स पे. फिर हमारे लंग्स में इलास्टिक रिकॉइल भी होता है, बिकॉज हमारे लंग्स में इलास्टिक टिश्यू पड़ा हुआ है, इलास्टिक रिकॉइल एक हेल्प करेगा. उसके अलावा हमारे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो थोरेक्स पे, अब एब्डोमिनल में इतने स्ट्रक्चर्स है, ये डायाफ्राम को नीचे से पुश कर रहे होते हैं ऊपर को, और ऊपर हमारे डायाफ्राम के लंग्स होते हैं, तो ये हमें हेल्प करते हैं. तो ये सारी चीजें मिलके एक्सपायरेशन में हेल्प करेगी. उसके बाद हम करते हैं हैवी ब्रीदिंग के बारे में. तो हमारे पास जब हैवी ब्रीदिंग होती है ना, तो हमारे पास हमें डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हैवी ब्रीदिंग जो सिर्फ इलास्टिक फोर्स होती है वो इनफ नहीं होती. यानी जो लंग्स में इलास्टिक रिकॉइल होना है, इट इज नॉट इनफ. हमारे एब्डोमिनल मसल काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप फील कर रहे होगे कि आपका एब्डोमेन भी इन्वॉल्व हो रहा है रेस्पिरेशन में. वो किस तरह हो रहा होता है, आपका एब्डोमेन आपके डायाफ्राम पे प्रेशर लगाएगा, आपके एब्डोमिनल स्ट्रक्चर,
और उसके बाद जब डायफ्राम हमारे लंग्स पे प्रेशर लगाएगा, एज अ रिजल्ट आप एक्सपायरेशन करोगे और इंस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होंगे। एक्सपायरेशन में इस तरह इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हमारे पास हो गए फर्स्ट मैकेनिज्म के रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं सेकंड मैकेनिज्म, जिसमें उन्होंने रिब्स के बारे में जिक्र किया था। तो रिब्स में मैंने बताया जब रिब्स एलिवेट करती है तो हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर थोरैक्स का इंक्रीज करता है। व्हेन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस तो हमारे पास इंस्पायरेशन होगी, और ऑपोजिट अगर डिप्रेशन होगा रिब्स का तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर विल डिक्रीज और हमारे पास एक्सपायरेशन होगी। तो इधर ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास मसल्स के बारे में आ जाता है कि कौन से मसल्स हमारे पास इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से मसल हमारे पास एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल दैट रेज द रिब केज, हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो आपका रिब केज कौन एलिवेट कर रहा है? सबसे मेनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल अगर रिब केज एलिवेट कर रहा है तो ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आर इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन। उसके अलावा हमारे पास कौन से होते हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये आपकी गर्दन में होता है। एंटीरियर सेरेटाई और स्केलिनी मसल, जो सेक्लिनी मसल्स होते हैं वो फर्स्ट टू रिब्स को करते हैं। अब आपको इनके नेम्स आने चाहिए और आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का पता होना चाहिए कि ये सबसे मेन है और ये इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगा। अब देखेंगे हम मसल्स विच इन्वॉल्व इन रिब केज को डाउनवर्ड मूव करने के लिए। जो रिब केज को डाउनवर्ड मूव करेंगे वो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो एक्सपायरेशन में हमारे पास आते हैं एब्डोमिनल रेक्टाई। तो मैंने अभी बताया था कि एब्डोमिन इन्वॉल्व होता है, तो ये हमारे एब्डोमिन के सामने वाले एरिया में होते हैं। तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो एब्डोमेन के विसराज है वो डायाफ्राम के अगेंस्ट डायाफ्राम को पुश करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये एब्डोमिनल विसरा है, ये डायाफ्राम को पुश करेंगे, डायाफ्राम लंग्स को पुश करेगा और एज अ रिजल्ट इलास्टिक रिकॉइल और एक्सपायरेशन। उसके अलावा हमारे पास होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। इंस्पायरेशन में होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सपायरेशन में होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। तो यही आप लोगों ने याद रखे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंस्पायरेशन एंड इंटरनल इंटरकोस्टल इन एक्सपायरेशन। तो ये जस्ट इधर तक यही बताया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रेशर दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स।